हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ओके। और अच्छे से आप अपने घर पे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये यूरोप में राष्ट्रवाद का अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन जो है आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो सेशन के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, इसमें राष्ट्रवाद है। राष्ट्र और वाद, राष्ट्र के प्रति अपनी विचार को प्रकट करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ओके। और राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा और जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। तो उसको हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निरंकुशवाद। निरंकुशवाद यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। तो आपको समझ में आ गया कि निरंकुशवाद क्या है। ठीक है, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं और उसी को कहा जाता है निरंकुशवाद। नेक्स्ट है आपका यहाँ तो कल्पनादर्श यानी यूटोपिया। यदि आपके पास यहाँ अगर कल्पनादर्श पूछता है या यूटोपिया पूछता है, या कल्पनादर्श न देकर के यूटोपिया दे दिया, या यूटोपिया न देकर कल्पनादर्श दे दिया, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है। तो एक ऐसी समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या होता है, असंभव होता है। तो उसी को बोला जाता है आपका कल्पनादर्श यानी या यूटोपिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेडरिक सरयू कौन था। ठीक है, फ्रेडरिक सरयू कौन था। फ्रेडरिक सरयू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था? फ्रेडरिक सरयू जो है एक फ्रांसीसी चित्रकार था, यानी फ्रेडरिक सरयू फ्रांस का रहने वाला था, वहां का चित्रकार था, जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों को एक श्रृंखला बनाई थी। क्या बनाई थी? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था। क्या? अपने सपनों का क्या रचा था? संसार रचा था, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्र और ज्ञानोदय राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेडरिक सरयू कौन था। एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ओके। और 1848 ईस्वी में उन्होंने 4 चित्रों वाला एक श्रृंखला बनाई थी और उसमें अपने सपनों को संसार रचा था। मतलब कि उसका सपना जो था उसमें सारा चीज को प्रदर्शित कर दिया था और उसने गणतंत्रता, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया था वो 4 चित्र में। इस तरह से 4 चित्र बनाया था और स्वतंत्रता और गणतंत्रता और ज्ञानोदय और राष्ट्रीयता को क्या किया था, उसमें प्रस्तुत किया था। ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गया फ्रेडरिक सरयू कौन था। अब लोग देख लेते हैं राष्ट्र क्या है। राष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र सम्मान, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यदि राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उसमें राष्ट्र सम्मान, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना होता है और इसके लिए त्याग, निष्ठा अति आवश्यक होता है, तब जाकर के एक राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता होती है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। यानी जब राष्ट्र का निर्माण करते समय, यानी राष्ट्र की जब आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जनमत संग्रह यानी लोगों के द्वारा इकट्ठे होकर के उस पर बात विचार करना होता है, तब जाकर के ये राष्ट्र का निर्माण होता है। ओके। अब देखते हैं हम लोग आखिर जनमत संग्रह है क्या। जनमत संग्रह क्या है? तो जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोग से एक प्रस्ताव को स्वीकार
या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है तो उसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। यानी जनमत का मतलब होता है, जन का मतलब लोग, अब मत का मतलब अपने विचार, और संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, तो जन का मतलब क्या होता है? लोग। मत का मतलब लोगों की विचार, और संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा होना। यानी जब लोगों को एक विशेष क्षेत्र पर इकट्ठा करके किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जनमत संग्रह। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पर रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं इसको देख लेते हैं। ये आपका रूढ़िवाद है। रूढ़िवाद एक ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, तो उसी को बोलते हैं रूढ़िवाद। यानी रूढ़िवाद का मतलब एक ऐसी राजनीतिक दर्शन से है, ठीक है, जो क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। मतलब कि एक बैग विकास नहीं करना, मतलब एक श्रीवार, मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप धीरे धीरे विकास करते हैं तो उसको हम लोग रूढ़िवाद बोलते हैं। इसमें तेज बदलाव की जगह क्या करता है? यह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, तो उसी को बोलते हैं रूढ़िवाद। नेक्स्ट आपका उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद, उदारवाद जो शब्द है वो लातिन भाषा की एक मूल लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ है आजाद। ठीक है, यानी उदारवाद का अर्थ क्या है? उदारवाद का क्या अर्थ है? आजाद है। नए धर्म वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी मध्य वर्ग के लिए उदारवाद, उदारवाद का क्या अर्थ है? ये आपका क्या है? यहाँ पर आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ओके, उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो आपको समझ में आ गया कि उदारवाद क्या है। ठीक है, उदारवाद क्या है? उदारवाद जो है एक लातिन भाषा का मूल लिबर पर आधारित है और जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद होता है। लेकिन मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ क्या है? इसके लिए उदारवाद का मतलब व्यक्ति के लिए आजादी, मतलब हर व्यक्ति को आजादी चाहिए और सबकी समक्ष जो है कानून बराबर होनी चाहिए। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो, यानी कोई भी अगर नियम कानून बनता है तो वो सबकी सहमति पर होना चाहिए। ओके, उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ये वियना 1815 की वियना संधि का उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्या है? 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? 1815 की जो वियना संधि हुआ था उसका निम्नलिखित उद्देश्य था। पहला था उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेक्स्ट दूसरा नंबर जो है बोर्बोन वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना। थर्ड नंबर क्या है? फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। यानी फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्यों का कायम कर रखना, कई राज्य का कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ये था 1815 की वियना संधि के उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो 10 है और 10 नंबर क्या है? जल्वे राइन प्रसा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारिक शुल्क संघ था। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? जल्वे राइन क्या है? जल्वे राइन जो होता है, जल्वे राइन जो है यह एक व्यापारिक शुल्क है जिसको 1834 में लगाया गया था। ठीक है, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए थे और जल्वे राइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया।
तो ज़ोल्वेराइन आपको समझ में आ गया। ओके, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।